let us solve some problems based on Kirchhoff's laws. हाँ, अभी हम लोगों ने किरचॉफ लॉ स्टडी किए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. अभी इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है. इसमें बोला है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आई इन द फॉलोइंग डायग्राम. तो दिस डायग्राम इज गिवन टू यू और इस डायग्राम में हमको ये अननोन करंट आई फाइंड करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस अननोन करंट आई एंड सम करंट्स आर गिवन टू अस एंड सम जंक्शंस आर आल्सो गिवन टू अस, जैसे जंक्शन ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है, करंट के वैल्यूज और उनके डायरेक्शंस भी हमको दिए हैं. तो हमको ये अननोन करंट आई फाइंड करना है. बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ. केसीएल से इसको सॉल्व करेंगे. किरचॉफ्स करंट लॉ सेज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0 और टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. तो बस किरचॉफ्स का करंट अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले जंक्शन ए देखो. जंक्शन ए के लिए 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर दोनों एंटर कर रहे हैं. इसका मतलब टोटल करंट एंटर इन द जंक्शन इज 5, 2 + 3 5. अगर ये दो करंट एंटर कर रहे हैं और सिर्फ एक ही ब्रांच बचा है तो फिर यहां पे करंट लीविंग होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 3 ही तो वायर यहां पे कनेक्टेड है. तो इन दो वायर में अगर करंट एंटरिंग है तो इस वायर में करंट हैज टू बी मूविंग आउटवर्ड and total current entering equals to total current leaving the junction. का मतलब ये करंट होगा 5 एम्पियर. तो जंक्शन ए पे किरचॉफ्स का करंट लॉ ओबे हो गया. नाउ वी कम टू जंक्शन बी. अभी देखो जंक्शन बी में भी दो ब्रांच निकल रहे है ना. एक ब्रांच यहां जा रहा है, दूसरा ब्रांच यहां जा रहा है. तो ये जो 5 एम्पियर होगा वो इस बी पे डिवाइड होगा. बट 5 एम्पियर का डिवीजन यहाँ पे कैसे होगा ये तो लोग मालूम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता. तो इसको फॉर द टाइम भी हम लोग साइड में रखेंगे एंड विल कम टू जंक्शन सी. जंक्शन सी में देखो 1 एम्पियर इज आउटवर्ड एंड 2 एम्पियर भी आउटवर्ड है. का मतलब दिस टू करंट्स आर लीविंग द जंक्शन सी और सिर्फ अभी एक ही ब्रांच बचा है. तो अगर ये दो करंट लिविंग है तो टोटल करंट लिविंग कितना हो गया 3 एम्पियर. इसका मतलब जंक्शन सी को टोटल करंट अप्रोच कितना करेगा 3 एम्पियर. तो ये किरचॉफ्स करंट यहां पे ओबे हो गया. टोटल करंट एंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट लिविंग. तो मुझे यहां पे 3 एम्पियर मिल गया और यहां से 5 एम्पियर एंटर करना. तो जंक्शन बी में अगर मैंने किरचॉफ्स का करंट अप्लाई किया तो फिर टोटल करंट एंटरिंग अगर 5 एम्पियर है और यहां से अगर 3 जा रहा है तो यहां से 2 एम्पियर लिविंग होना चाहिए. तो टोटल करंट लिविंग इज 5 एम्पियर, टोटल करंट एंटरिंग भी 5 एम्पियर. तो यहां पे भी किरचॉफ्स का करंट ओबे हो गया. नाउ वी कम टू जंक्शन डी. जंक्शन डी के लिए 3 ब्रांच है. 3 ब्रांच में से यहां से 2 एम्पियर और यहां से 4 एम्पियर अप्रोचिंग है. का मतलब टोटल करंट अप्रोचिंग जंक्शन डी इज 6 एम्पियर. इसका मतलब टोटल करंट लीविंग द जंक्शन डी हैज टू बी 6 एम्पियर. तो मुझे 6 एम्पियर यहां मिल गया. एंड नाउ वी कम टू जंक्शन ई. जंक्शन ई के लिए देखो 2 एम्पियर यहां से एंटर कर रहे, 6 एम्पियर यहां से एंटर कर रहे और सिर्फ एक ही ब्रांच बचा है जो अननोन करंट आई है. तो यहां से अगर 6 एम्पियर आया, यहां से अगर 2 एम्पियर आया तो करंट लीविंग द जंक्शन ई मस्ट बी 8 एम्पियर. इसका मतलब जो हमको अननोन करंट पूछा था उसका आंसर क्या हो गया 8 एम्पियर एंड दिस करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट. तो दिस इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ. नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी बुक में ये सॉल्व्ड एग्जांपल 3.6 है. एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल 3.6. पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं एंड देन वी कम टू इट्स सॉल्विंग. ओके,
A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network of resistors consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्यूबिकल नेटवर्क है, का मतलब एक स्केलेटन क्यूब दिया है एंड द स्केलेटन क्यूब इज मेड अप ऑफ 12 रेजिस्टर्स एंड हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम. दैट मींस ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल. सो दिस 12 रेजिस्टर्स विल फॉर्म 12 एजेस ऑफ द क्यूब. क्यूब हैज गॉट 12 एजेस. ठीक है, तो यहां पे एक क्यूबिकल नेटवर्क बना है 12 रेजिस्टर्स का एंड ईच रेजिस्टेंस इज लेबल्ड एज आर. और बाद में हम लोग आर का वैल्यू 1 ओम सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, तो दिस इज क्यूब ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश. तो 12 एजेस पे 12 रेजिस्टेंस को अरेंज किया है. ऑल रेजिस्टेंस आर हैविंग द वैल्यू आर एंड आर कितना है 1 ओम. फिर इस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर का मतलब वो जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा, का मतलब हम लोग डायगोनल कंसीडर करें ए सी डैश. दिस इज बॉडी डायगोनल ए सी डैश. तो इस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट. तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डैश. ए और सी डैश के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो एंड ऑल्सो फाइंड करंट अलोंग द ईच एज. ओके, सबसे पहले हम लोग करंट को प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे इस क्यूबिकल नेटवर्क में. और इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे जंक्शन ए के साथ. ओके, रेफर जंक्शन ए. जंक्शन ए पे देखो 3 ब्रांचेस निकल रहे. एट जंक्शन ए देयर आर 3 ब्रांचेस एंड हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस आर है. का मतलब वी हैव 3 ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन ए एंड ऑल द ब्रांचेस कैरी इक्वल रेजिस्टेंस. इसका मतलब यहां पे जो करंट होगा ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. नाउ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन टोटल करंट एज 3i. का मतलब समझो इस बैटरी ने टोटल करंट 3i सप्लाई किया है. करंट 3i लेने का कोई स्पेशल पर्पस नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. हम लोग इस करंट को i भी ले सकते थे, पर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस करंट को हमने 3i एज्यूम किया है. 3i क्यों एज्यूम किया? बिकॉज यहां पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड होना है. तो 3i के 3 इक्वल पार्ट क्या होंगे? i और i. दैट्स व्हाई द टोटल करंट इज टेकन एज 3i. अगर हमने टोटल करंट को i माना होता तो फिर इसके 3 पार्ट क्या होते? i/3, i/3 एंड i/3. उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ठीक है, तो हम लोग यहां पे करंट को 3i मान रहे, ये हमारा अजम्पशन है. तो अगर यहां पे करंट 3i है तो पॉइंट ए पे ये 3i 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. i और i. करंट इक्वली क्यों डिवाइड हो गया? बिकॉज रेजिस्टेंसेस भी इक्वल है तो करंट इक्वल डिवाइड होगा. नाउ वी कम टू जंक्शन ए डैश, है ना. तो ए डैश पे देखो टोटल करंट कितना आ रहा है? i. और ए डैश पे देखो 2 और ब्रांच निकल रहे और इन 2 ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है. तो यहां पे भी करंट इक्वल डिवाइड होगा. तो यहां पे कितना करंट आ रहा था? i. तो ये i 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, i/2 एंड i/2. फिर i/2 पॉइंट डी डैश पे आ जाओ. ठीक है, पॉइंट डी डैश पे क्या होगा? अच्छा, पहले हम लोग यहां पे आएंगे, पॉइंट डी पे आएंगे. पॉइंट डी पे टोटल करंट i आ रहा था, तो ये 2 इक्वल पार्ट में, बिकॉज यहां पे भी 2 ब्रांच हो रहे हैं, तो इस i का यहां पे भी इक्वल डिवीजन होगा, i/2 एंड i/2. नाउ दिस i/2 विल कम टू पॉइंट d डैश
यहां से कितना आ रहा है I/2, तो I/2 और I/2 यहां पे कंबाइन होके कितना बनेगा I, ठीक है। फिर यहां से I/2 आ रहा है, ये I देखो यहां पे वापस डिवाइड हो गया बिकॉज यहां पे इक्वल डिस्टेंस है, तो I/2 यहां चला गया, I/2 यहां चला गया, तो पॉइंट B डैश पे I/2 और I/2 कंबाइन होके I यहां से जाएगा। फिर यहां से I/2 जा रहा है, यहां से कितना आ गया I/2, तो I/2 और I/2 का जंक्शन C में एडिशन होगा और यहां से I जाएगा, तो जंक्शन C डैश में देखो I और I, दैट बिकम्स 3I। ना अगर A और C डैश सिमेट्रिकल है एंड अगर पॉइंट A पे करंट I में डिवाइड हो रहा है, तो पॉइंट C डैश पे I और I कंबाइन होंगे सिमेट्रिकली, और फिर तीनों का करंट 3I इस सर्किट में ऐसे एक्सटर्नली फ्लो करेगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन डिफरेंट एजेस ऑफ द क्यूब। तो सेकंड पार्ट क्या था, फाइंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो हमने करंट के सिंबल तो फाइंड कर दिए अलोंग ईच एज, तो अगर हमको I पता चलेगा तो हर एक एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी हमको अप्लाई करना है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो एंड देन यू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और जो लूप हमने सिलेक्ट किया है वो है A B C C डैश E A। देखो ये वाला A B C C डैश E और A, ठीक है। तो हम लोग इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं, वैसे आप और कोई भी लूप ले सकते हैं बट लूप क्लोज होना चाहिए, है ना। तो आई में टेक दिस लूप, देखो A डैश D डैश C डैश E A, फिर भी मेरा आंसर सेम होगा। तो आप कोई भी एक क्लोज लूप ले लो और उसको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, आंसर विल रिमेन द सेम। तो हमने लूप लिया है A B C C डैश E और A, इसको अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल्स टू 0। तो चलो लूप को ट्रैवल करेंगे और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हमको A से स्टार्ट करना है, फिर A से B, B से C, C से C डैश, C डैश से E और E से वापस A पे आना है और ये इक्वेशन फॉलो करना है। तो A से B जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस आएगा और रेजिस्टेंस R में करंट I फ्लो कर रहा है, इसका मतलब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस IR है। अप्लाई साइन कन्वेंशन। Now, according to sign convention, when current and loop are in the same direction, IR is negative. तो यहाँ पे IR नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? Because current का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, हम लोग A से B जा रहे हैं, that's why IR is negative। फिर B से C जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज B to C। अगर B से C जाएंगे, if you travel from B से C, तो B से C के बीच में डिस्टेंस R है और करंट I/2 है और लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, का मतलब ये भी नेगेटिव होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ I/2 इंटू R। देन वी गो फ्रॉम C टू C डैश। C टू C डैश के बीच में रेजिस्टेंस R है, करंट I है और लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, का मतलब ये IR भी नेगेटिव है। तो इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव IR माइनस IR। और फिर हम लोग C से जाएंगे E, तो C से E आएंगे तो ये जो EMF है ये EMF होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन। तो EMF का साइन कन्वेंशन क्या है? व्हेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन EMF इज पॉजिटिव, तो ये प्लस E होगा। एंड लूप खत्म हो गया, वी कम बैक टू A, सो लूप खत्म हो गया तो इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस पर्टिकुलर लूप। अभी इन तीनों को ऐड करो, माइनस IR/2 माइनस IR, इन तीनों का एडिशन होगा माइनस ऑफ 5IR/2 प्लस E इक्वल टू 0। फिर इसको मैंने RHS पे ट्रांसफर किया तो आगे E इक्वल टू 5IR/2। ओके,
अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12 रेजिस्टेंस का नेटवर्क है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे. सो दिस होल क्यूब इज रिप्लेस बाय वन रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस होगा इनका इक्विवेलेंट जो हमको पूछा है. तो बिटवीन ए एंड सी डैश, बिटवीन ए एंड सी डैश जितना भी रेजिस्टेंस का नेटवर्क है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड करना है. और यहां पे तो बैटरी लगा है 10 वोल्ट का, और करंट कितना सप्लाई किया हमने 3 एम्पियर. तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, है ना, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया. का मतलब दिस क्यूबिकल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय वन सिंगल रेजिस्टेंस. इसको ओम्स में अप्लाई करेंगे. अगर इसको ओम्स में करेंगे अप्लाई तो वी राइट E इज इक्वल टू I इंटू R. हमारे यहाँ पे करंट कितना है 3I and equivalent resistance R. This is Ohm's law to this particular circuit. Then we substitute EMF का वैल्यू, ये हमको मिल गया था. EMF कितना है 5IR/2. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो I के साथ I कैंसिल हो गया, है ना, I के साथ I कैंसिल हो गया. This 3 will get divided, तो 3 to 6 हो जाएगा. तो R इक्वल कितना होगा 5R/6. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कितना होता है 5R/6 होता है. 5R/6 वेयर R इज रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच या ईच एज. अभी हमको R कितना दिया है 1 ओम, तो वी पुट R एज 1 ओम. तो अगर मैंने R को लिखा 1 ओम तो R इक्वल कितना है 5/6 ओम्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5/6 बिकॉज R तो 1 ओम है. Now we calculate current. As per this formula, अगर मुझे करंट फाइंड करना होगा तो 3I का वैल्यू कितना होगा 3I becomes E upon R equivalent, है ना. As per this equation 3I becomes E upon R equivalent. फिर E कितना दिया है 10 वोल्ट, तो इक्वल का 10 और R इक्वल कितना है 5/6. तो ये वैल्यू कितना आएगा 12 एम्पियर. तो 3I का वैल्यू 12 एम्पियर है तो I कितना हो गया 4 एम्पियर. तो I अगर मिल गया तो फिर हर एक एज का करंट तो सिंपल होगा. देखो I कितना है 4, तो यहां पे कितना जा रहा है 4, यहां पे कितना जा रहा है 4, यहां पे जा रहा है 4. ये कितना होगा I/2, I/2 का मतलब 4/2 कितना होगा 2 एम्पियर. तो हर एक एज का करंट जो है वो लिखना अभी इजी होगा बिकॉज वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ I कितना आ गया 4 एम्पियर. तो दिस इज डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी. सॉल्व एग्जांपल नंबर 3.6. Next problem is NCERT textbook solve problem number 3.7. NCERT textbook solve problem number 3.7. इवन इस क्वेश्चन में हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना है. दिस डायग्राम इज गिवन टू अस. ये डायग्राम हमको दिया है एंड क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो. ब्रांच क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्किट बिटवीन टू जंक्शंस. ब्रांच होता है पार्ट ऑफ द सर्किट बिटवीन टू जंक्शन. जैसे ब्रांच ए बी है, जैसे ब्रांच बी सी है, ब्रांच सी डी है, ब्रांच ए सी है और ब्रांच ए डी है. इसको भी हम लोग ब्रांच बोल सकते हैं. कौन सा ब्रांच है ये, ब्रांच बीईडी, है ना, ब्रांच बीईडी. तो हमको करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच फाइंड करना है. सबसे पहले हम लोग करंट को डिवाइड करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं. एंड दिस डिवीजन ऑफ करंट विल नॉट बी गिवन टू इन द एग्जामिनेशन. ये डिवीजन ऑफ करंट आपको डिसाइड करना है. आपको तो सिर्फ सर्किट देंगे, करंट का डिवीजन इज लेफ्ट टू यू, ये आपको डिसाइड करना है. सबसे पहले मैंने इस ब्रांच का करंट I1 से शुरू किया. सो लेट द करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच AC इज I1. फिर ये I1 जंक्शन A पे आएगा और जंक्शन A पे वापस दो सेपरेट ब्रांच निकल रहे. तो इस I1 का सपोज यहां पे करंट I2 फ्लो किया
तो आउट ऑफ I1 I2 करंट फ्लोस थ्रू हियर, तो बचा कितना I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 यहां से फ्लो किया, ठीक है। तो I1 यहां से आया, यहां से मैंने I2 करंट डिफाइन किया, तो रिमेनिंग कितना होगा I1 माइनस I2 यहां से चला गया। फिर I2 करंट यहां से 4 ओम में से फ्लो करके यहां पे आ गया पॉइंट बी पे, वापस पॉइंट बी पे वापस 2 ब्रांच हो रहे, ओके। बट बैटरी जो है ना, ये बैटरी ये भी एक अलग से करंट सप्लाई करेगा, तो इस करंट को मैंने सबसे पहले डिफाइन किया I3, तो I3 इज अ करंट सप्लाई बाय 5 वोल्ट बैटरी। तो यहां से करंट I2 आ रहा है, यहां से करंट I3 आ रहा है, तो यहां से कितना जाएगा I2 प्लस I3, यहां से I2 प्लस I3, ओके। फिर हम लोग यहां पे आएंगे, पॉइंट सी पे आएंगे। पॉइंट सी पे यहां से करंट I2 प्लस I3 आ रहा है, इसमें से I1 करंट यहां चला गया, तो बचा कितना I2 प्लस I3 माइनस I1, वो यहां से जाएगा। तो ब्रांच CD में से कितना करंट जा रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, यहां से कितना रहा है I1 माइनस I2, तो ये 2 करंट यहां पे कंबाइन होके यहां पे कितना मिलेगा I3। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। अभी हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज अप्लाई टू अ क्लोज लूप। तो पहले हमको सोचना पड़ेगा कितने लूप हमको कंसीडर करने हैं टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो टेक्निक ये होता है, मेथड ये होता है कि डायग्राम में जितने अननोन करंट होंगे, डायग्राम में जितने अननोन करंट होंगे उतने लूप हमको कंसीडर करना है। तो नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन करंट। तो यहां पे कितने अननोन करंट है I1, I2 एंड I3। यहां पे 3 अननोन करंट है I1, I2 एंड I3। इसका मतलब हमको 3 लूप कंसीडर करना है, जितने अननोन उतने लूप हमको कंसीडर करना है, और जितने लूप हम लोग कंसीडर करेंगे उतने ही हमको इक्वेशंस भी मिलेंगे। तो 3 अननोन करंट, therefore 3 equations, 3 loop, and 3 loop, that's why we have 3 equations, okay। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे लूप ADCA। तो we apply Kirchhoff's voltage law to the loop ADCA। लूप देखो ADCA, हम लोग लूप को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हैं, बट अगर हम लोग इस लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवल करते तो ये होता ACDA, फिर भी इक्वेशन सेम ही होता। तो यू कैन ट्रेवल द लूप आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दैट इज योर चॉइस, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। तो आवर लूप इज ADCA, और ये हो गया लूप का डायरेक्शन। तो ये मैंने लूप का पाथ ड्रॉ किया, लूप का डायरेक्शन ड्रॉ किया एंटी क्लॉकवाइज। और एक किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का फॉर्मूला है जो हम लोग हर एक लूप को अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फॉर्मूला, समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन इस लूप के लिए अप्लाई करेंगे। हमको जाना है A से D, D से C और C से A, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं A से D। A से D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है और I1 माइनस I2 का करंट है। इसका मतलब A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट सिंस करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव, तो मैंने लिखा माइनस ऑफ 4 I1 माइनस I2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फिर हम लोग जाएंगे D से C। D से C के बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम है और करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1, पर यहां पे लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, का मतलब दिस प्रोडक्ट विल बी कंसीडर पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। तो प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1, एंड देन वी ट्रेवल C to A। C to A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है और EMF भी है। अब यहां पे देखो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ I इंटू R, माइनस ऑफ 1 इंटू I1 बिकॉज द डिस्टेंस 1 है। एंड
ईएमएफ के लिए क्या होगा, देखो करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, इसका मतलब ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर इक्वेशन ही ठीक से फॉर्म करना है। एक बार आपने इक्वेशन फॉर्म कर दिया तो उसका सॉल्विंग तो इजी होता है, दैट बिकम्स स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके सब टर्म्स को ऐड करके इक्वेशन आएगा 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसका सॉल्विंग आप कर लो बिकॉज दिस इज अ सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10। इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट लूप कंसीडर किया, उसको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और एक इक्वेशन फॉर्म किया। सेम टेक्निक यू फॉलो फॉर द रिमेनिंग 2 लूप्स। अभी नेक्स्ट लूप कौन सा है, ए बी सी ए। नेक्स्ट लूप इज ए बी सी ए। आई कैन टेक ए सी बी ए ऑल्सो, फिर भी मेरा इक्वेशन सेम ही होगा। यू कैन टेक क्लॉकवाइज लूप या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी ए बी सी ए को ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ए से बी, ए से बी के बीच में करंट I2, रेजिस्टेंस 4 एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है। इसका मतलब दिस इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 4i2। फिर B टू C, B टू C के बीच में रेजिस्टेंस 2 में करंट I2 प्लस I3 है। यहां पे भी करंट एंड लूप का डायरेक्शन सेम है, तो दिस प्रोडक्ट विल बी आल्सो नेगेटिव, तो इसको लिखा माइनस ऑफ 2i2 प्लस I3, नेगेटिव बिकॉज करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन। फिर आएंगे C टू A, C टू A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है और EMF भी है। नाउ सिंस करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, दिस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो इसको लिखा माइनस ऑफ 1 into I1, और ये करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, इसके लिए EMF प्लस हो गया इक्वल्स टू 0। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसका सॉल्विंग करके हमको मिलेगा I1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10। दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। And now we come to the third loop. Our third loop is B, C, D, E, B. ये लूप कंसिडर करें और ये इस लूप का पाथ होगा, है ना, दिस B, C, D, E, B। तो देखो B से C, B से C 2 into I2 plus I3, वापस करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। C से D, करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। एंड D से E और E से B के बीच में एक ही EMF है और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसके लिए हो गया पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा इक्वेशन 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू माइनस 5। तो देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप सर्किट में हर एक ब्रांच का करंट डिसाइड कर दो। करंट डिसाइड करने के बाद कितने अननोन करंट है वो फाइंड कर लो। जितने अननोन करंट होंगे उतने हमको लूप कंसीडर करना है। हर एक लूप को किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है और फिर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे 3 अननोन थे, तो वी कंसीडर 3 लूप एंड वी गॉट 3 इक्वेशंस। So we have set of 3 simultaneous equation having 3 unknown I1, I2 and I3. तो 3 simultaneous equations को देखो कैसे solve करना है। Try to understand how to solve 3 simultaneous equation containing 3 unknown. सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल में से एक अननोन निकाल दो। का मतलब लेट अस डू एलिमिनेशन ऑफ I1। वी कैन डू एलिमिनेशन ऑफ I1 या I2 या I3, एक कोई तो अननोन वहां से एलिमिनेट कर दो। तो पहले आप इक्वेशन 1 एंड 2 कंसीडर करो, मेथड अंडरस्टैंड करो। सॉल्विंग तो इजी होगा, आप भी कर लोगे, दैट बिकम्स स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करके I1 को एलिमिनेट करो। दैट मेथड यू नो। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो I1 यहां से हट जाएगा। फिर हमको एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिसमें सिर्फ I2 एंड I3 मिलेगा। सेम मेथड आप अप्लाई करो 1 एंड 3 के लिए, या यू कैन टेक 2 एंड 3 ऑल्सो। यू कैन टेक आइदर 1 एंड
3, you can take 2 and 3. जैसे अगर मैंने 2 and 3 कंसिडर किया तो वापस इसमें से मैं क्या करूंगा, I1 को एलिमिनेट करूंगा। इसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को माइनस कर लूंगा। फिर मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा जो I2 and I3 के फॉर्म में होगा। Then you will have two simultaneous equation containing two unknown I2 and I3, and you are very well familiar how to solve two simultaneous equation containing two unknown. तो फिर आप I2 I3 का वैल्यू सॉल्व करोगे। एक बार आपको I2 I3 मिल गया तो फिर I1 सॉल्व करना आसान होगा। तो ऐसे इन तीन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। रिमेनिंग पार्ट मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया और ये इजी सॉल्विंग है। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज कर लो और चाहे तो इसको पूरा नोट डाउन करो नोटबुक में, ठीक है? तो पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो।